हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। तो मित्रों, आज मैं कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो हमारे आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना था। कह रहा है किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना था। ऑप्शन से हमारे पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, दूसरा सुरेंद्र वर्मा, तीसरा मुंशी प्रेमचंद, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो फ्रेंड्स, कह रहा है कि किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना था। अगला प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। कह रहा है किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन हमारे पहला राजतंत्र, दूसरा पंचतंत्र, तीसरा रामतंत्र, चौथा जनतंत्र। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर दो सही होगा, पंचतंत्र। पंचतंत्र का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस भाषा को द्रविड़ किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। कह रहा है कि किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है तेलुगु, पहला ऑप्शन है तेलुगु, दूसरा ऑप्शन है मलयालम, तीसरा ऑप्शन है तमिल, चौथा ऑप्शन है आर्य। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर तीन सही होगा, तमिल। तमिल ऑप्शन सही होगा। तमिल भाषा को द्रविड़ परिवार की भाषाओं की जननी कहते हैं। तमिल भाषा को द्रविड़ परिवार की भाषाओं की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृत की आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है। ऑप्शन से हमारे पास पहला ऑप्शन से अरबी, दूसरा उर्दू, तीसरा हिंदी, चौथा संस्कृत। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर चार सही होगा, संस्कृत। संस्कृत भाषा को देव की जननी कहा जाता है। कह रहा है कि किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृत की आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है। तो संस्कृत को जाना जाता है, संस्कृत को कहते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि किस युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। किस युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारे हैं, पहला ताम्र पाषाण युग, दूसरा पाषाण युग, तीसरा ऐतिहासिक युग, चौथा द्वापर युग। कह रहा है कि किस युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। ऑप्शन से ताम्र पाषाण युग, पाषाण युग, ऐतिहासिक युग, द्वापर युग। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर एक सही होगा, ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। ऑप्शन से पहला ऑप्शन है बिहारी सतसई, दूसरा है गिरिधर कुंडलियां, चौथा है बृंद सतसई, चौथा है केशव कुंडलियां। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन कह रहा है कि किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। पहला ऑप्शन है बिहारी सतसई, दूसरा है गिरिधर कुंडलियां, तीसरा है बृंद सतसई, चौथा केशव कुंडलियां। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर एक सही होगा, बिहारी सतसई की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। बिहारी सतसई की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुटज के रचयिता कौन थे। कुटज के रचयिता कौन थे। तो ऑप्शन से पहला बालकृष्ण भट्ट, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा प्रताप नारायण मिश्र। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटक के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है। तो ऑप्शंस दिया हुआ है, पहला तेलुगु, दूसरा मलयालम, तीसरा तमिल, चौथा आर्य। पूछ रहा है केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है। तो ऑप्शंस दिए गए तेलुगु, मलयालम, तमिल, आर्य। तो फ्रेंड्स, मलयालम केरल राज्य की राजकीय भाषा है। मलयालम केरल राज्य की राजकीय भाषा है। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है। कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है। कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है। तो ऑप्शन है हमारे पास, पहला खासी, दूसरा पहाड़ी, तीसरा डोंगरी, चौथा बाली।
कह रहा है कि कौन सी भाषा आष्ट्रिक समूह से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला सही होगा खासी। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा खासी आष्ट्रीय समूह से संबंधित है। खासी आष्ट्रीय समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। ऑप्शन से हमारे पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा लक्ष्मण प्रसाद। कह रहा है खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मण प्रसाद। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न कह रहा है कि खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप क्या है। अरबी फारसी रूप क्या है। खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप क्या है। ऑप्शन से पहला ऑप्शन है अरबी, दूसरा उर्दू भाषा, तीसरा तुर्की, चौथा विदेशिया। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा उर्दू भाषा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा उर्दू भाषा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन से हमारे पास पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है रामनाथ पांडे। प्रश्न क्या कह रहा है कि गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है। तो फ्रेंड्स गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था। हमारे पास ऑप्शन है पहला केशव, दूसरा कवि गंग, तीसरा कुलपति, चौथा बिहारी। तो प्रश्न कह रहा है कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था। ऑप्शन से पहला केशव, दूसरा कवि गंग, तीसरा कुलपति, चौथा बिहारी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका 4 से होगा बिहारी जी को गागर में सागर भरने का वाला कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है पहला प्राकृत, दूसरा पाली, तीसरा अपभ्रंश, चौथा संस्कृत। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिएगा कि गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। तो ऑप्शंस दिया है प्राकृत, दूसरा पाली, तीसरा अपभ्रंश, चौथा संस्कृत। तो फ्रेंड्स प्राकृतिक कहने से लोकप्रिय काव्य भाषा का बोध होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा प्राकृत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा प्राकृत कहने से लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। फ्रेंड्स ऑप्शन हमारे पास है रामगुप्त, ऑप्शन है रामगुप्त, दूसरा श्रीगुप्त, तीसरा जयगुप्त, चौथा प्रियगुप्त। कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन है हमारे पहला रामगुप्त, श्रीगुप्त, जयगुप्त, प्रियगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न कि गोदान किसकी कृति है। गोदान किसकी रचना है या किसकी कृति है। तो ऑप्शन से हमारे पास श्याम नारायण, दूसरा पदम सिंह, तीसरा प्रेमचंद्र, चौथा नवल राम। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि गोदान किसकी रचना है। तो ऑप्शन है श्याम नारायण, दूसरा पदम श्री, तीसरा मुंशी प्रेमचंद, चौथा नवल राम। तो फ्रेंड्स मुंशी प्रेमचंद द्वारा गोदान की रचना की गई है। गोदान के रचयिता मुंशी प्रेमचंद्र है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिया। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पे
दिया है। तो पहला श्रावस्ती, दूसरा भानपुर, तीसरा मंदसौर, चौथा देवालय। तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक अपना उपदेश श्रावस्ती में दिया है। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, श्रावस्ती। अगला प्रश्न है कि घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है। कह रहा है कि घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है। हमारे पास ऑप्शन है घनिष्ठतम, दूसरा घनिष्ठतर, तीसरा घनिष्ठतम, तीसरा घनिष्ठा। तो फ्रेंड्स पहले कि घनिष्ठ की शुद्धतम, शुद्ध वर्ड कौन सा है। पहला घनिष्ठतम, दूसरा घनिष्ठतर, तीसरा घनिष्ठतम, चौथा घनिष्ठ। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, शुद्ध वर्ड होगा घनिष्ठतर, घनिष्ठतर। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, पहला विश्वनाथ, दूसरा पृथ्वीराज चौहान, तीसरा शिवाजी, चौथा कृष्ण शंकर। कृष्ण शंकर कह रहा है कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे। ऑप्शन एक बार ध्यान से सुनिएगा, पहला विश्वनाथ, दूसरा है पृथ्वीराज चौहान, तीसरा शिवाजी, चौथा कृष्ण शंकर। तो फ्रेंड्स पृथ्वीराज चौहान जी के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान जी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंदन विष व्यापक नहीं, चंदन विष व्यापक नहीं, लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। कह रहा है कि चंदन विष व्यापक नहीं, लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। ऑप्शन हमारे पास दिए गए, पहला है रसखान, दूसरा गिरिधर, तीसरा रहीम, चौथा गंग। एक बार ध्यान से फिर से पढ़िएगा कि चंदन विष व्यापक नहीं, लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। फ्रेंड तो ये तो चर्चित पंक्ति सभी लोग जानते होंगे, इसके रचयिता है रहीम जी, इसके रचयिता है रहीम जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चरणदास चोर, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन से पहला हमारा हिमांशु श्रीवास्तव, दूसरा है सुरेंद्र वर्मा, तीसरा है हबीज तनवीर, चौथा है श्रीलाल शुक्ल। तो फ्रेंड्स इस कह रहा है, एक बार फिर से प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है। तो चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है। तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, हबीज तनवीर की, हबीज तनवीर की चरणदास चोर नाट्य कृति है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है। तो चांद के मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़े काव्य के रचयिता हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा, तो ऑप्शन से हमारे पास पहला है चारुतम, पहला है चारुतम, दूसरा है चारुता, तीसरा है चातुर्य, चौथा है चातुरता। तो फ्रेंड्स चारुतम, चारु शब्द का शुद्धतम संज्ञा रूप भावात्मक संज्ञा है। चारु शब्द का शुद्धतम भावात्मक संज्ञा होगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड सही होगा, चारुता। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, चारुता। चारु शब्द का भावात्मक संज्ञा रूप है तो उसका होगा चारुता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। चिंतामणि के रचयिता कौन है। ऑप्शन से पहला हमारा राम कुमार वर्मा, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, और चौथा रामविलास शर्मा। कह रहा है चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो पहला चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा रामचंद्र शुक्ल और चौथा रामविलास शर्मा। तो फ्रेंड्स चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी को चिंतामणि के रचयिता है, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचयिता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पद्यवाद में कौन नहीं है। पद्यवाद में कौन नहीं है। ऑप्शन से हमारे पहला नरेश कुमार, दूसरा नरेश मेहता, तीसरा केसरी सिंह,
तो फ्रेंड्स, प्रपद्यवाद में कौन नहीं है, प्रपद्यवाद में कौन नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा नरेश मेहता। प्रपद्यवाद में नहीं है, नरेश मेहता। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, नरेश मेहता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।